तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हिंदी सीटेट पेपर 1 में जो हिंदी से प्रश्न पूछा गया था आपका 28 दिसंबर 2021 को सीटेट पेपर 1 में जो हिंदी से प्रश्न पूछा गया था वह सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि सीटेट पेपर 1 में हिंदी से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है? 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपका हिंदी में। ठीक है, और जिसमें आपका 15 नंबर जो होता है गद्यांश और पद्यांश दोनों से मिला करके 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो गद्यांश यदि आप सही से पढ़ लेते हैं ना तो गद्यांश में ही प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और यदि गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं ना तो उसी में आपको जो है नंबर मिल जाएगा। आपको 15 जो नंबर जो पूछा जाता है आपका गद्यांश से 15वां नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि गद्यांश से ही प्रश्न को पूछा जाता है। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ करके जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसी गद्यांश से आपको प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो गद्यांश को क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ना है पहले। ठीक है, और इसी गद्यांश पर आधारित आपको आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आपको सीटेट पास करना है तो कुछ नहीं, वर्ष 2011 से कब से? वर्ष 2011 से कब तक? 2024 तक, यानी अब तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है आपका सभी प्रश्न को पढ़ लेते हैं ना तो मैं कहता हूँ सीटेट आप आराम से पास कर जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके। प्रश्न कहाँ से बनता है? देखिए, प्रश्न जो है ना वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछता है। ठीक, और कुछ नए प्रश्न जो है इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा करके शब्द को चुन करके नया प्रश्न बना देता है। तो सबसे पहले आपको क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है, ताकि आपको यह जानकारी हो जाएगी कि प्रश्न जो है ना किस तरह से पूछा जाता है, प्रश्न की प्रकृति किस तरह से होती है, प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि आप इसका जानकारी इतना कर लेते हैं ना तो आराम से आप जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके आप समझ जाएंगे कि यह प्रश्न जो है ना इसी तरह से पूछा जाता है। तो आप आराम से प्रश्न को बना लीजिएगा परीक्षा में। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपको रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो कुछ नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार लगाते रहना है, इसी से प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, निश्चित रूप से आप सीटेट के एग्ज़ाम पास कर जाएंगे इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो हम आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, वर्ष 2011 से 2024 तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हम क्वेश्चन हिंदी से। ठीक है, सीटेट पेपर 1 जो कि वर्ष 28 दिसंबर 2021 में जो सीटेट पेपर 1 में हिंदी से प्रश्न पूछा गया था आपका, वो सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ निर्देश 121 से 128 गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प को चुनिए। पहले तो यहाँ गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को बोले क्या ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ करके उचित विकल्प को चुनना है आपको। यानी आगे आपसे प्रश्न पूछेगा इसी गद्यांश पर आधारित। तो पहले क्या है, आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश को क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्रता था। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह से क्या था? स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन रचनाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता है। ठीक है, रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए यहीं से वो प्रश्न बन गया कि रामायण और महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है, यहीं से वो प्रश्न बन गया। तो आपको क्या याद रखना है? रामायण और महाभारतों में नाटकों का उल्लेख मिलता है।
हम बोले हैं ना कि ये गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसी गद्यांश से क्वेश्चन को उठा के पूछेगा आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी। तो गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ क्या कह रहा है, दिमाग को इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है, तो प्रश्न बना देगा कि रामायण और महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है, तो नाटकों का। तो यहाँ से देखो प्रश्न का उत्तर बन गया आपका। तो महाभारत और रामायण में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है आपका कि व्याकरण की जनक कौन है, यानी या पूछ देगा कि पाणिनि कौन है। तो पाणिनि जो है ना, या व्याकरण की जनक कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की जनक कौन है, पाणिनि है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से आपको बन जाता है एक प्रश्न कि व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर प्रश्न बना देगा आपको कि किस शताब्दी में पाणिनि ने व्याकरण नाट्य का उल्लेख किया है। तो ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में, एक प्रश्न यहाँ बन गया। दूसरा प्रश्न इसी से फिर बन रहा है कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो पाणिनि है। या एक और प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि पाणिनि कौन थी, तो पाणिनि क्या है, व्याकरण की क्या थी, यह जनक थी, व्याकरण की जनक थी। ठीक है, पाणिनि याद रखिए। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। ठीक है, 3री शताब्दी की रचना किसको कहा जाता है, रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती है जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अब अश्वघोष के हैं। अब यहाँ से एक और प्रश्न बन रहा है आपका कि सबसे प्राचीनतम नाटघोष किसका है। सबसे प्राचीनतम नाटक किसका है, तो यहाँ का है अश्वघोष का है। किसका है, अश्वघोष का है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना नाटक किसका है, तो ये आपका है अश्वघोष का है। ठीक है, वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। एक तार पात्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र है और आश्चर्य की बात यह है कि यह गोबी रेगिस्तानों की सरहदों पर तूफान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। अश्वघोष क्या हुआ, धर्मपरायण बौद्ध हुआ। ठीक है, उसने बुद्ध चरित्र नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ने क्या लिखा था, तो बुद्ध की चरित्र लिखा था, बुद्ध की जीवनी लिखा था। ठीक है, बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो अश्वघोष ने लिखा था। बुद्ध चरित्र की लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन गया आपका कि बुद्ध चरित्र नाम से बुद्ध की जीवनी किसने लिखा, तो अश्वघोष ने लिखा था। ठीक है, या बुद्ध चरित्र की रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष है। तो प्रश्न बन गया ना यहाँ से। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ जो है ना बहुत प्रसिद्ध हुआ। और बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा, जिसमें बुद्ध की जीवनी है, तो यह लिखा कौन, अश्वघोष ने लिखा था। ठीक है, बुद्ध चरित्र नाम से बुद्ध की जीवनी किसने लिखा था, अश्वघोष ने लिखा था। और यह ग्रंथ क्या हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। ये जो ग्रंथ लिखा था बुद्ध चरित्र ग्रंथ अश्वघोष ने, यह ग्रंथ जो है ना किन किन देशों में प्रसिद्ध हुआ था, लोकप्रिय हुआ था, तो भारत में, चीन में और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ था बुद्ध चरित्र
नामक पुस्तक, ठीक है, बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक जो है जिसमें बुद्ध की जीवनी लिखा गया था, किसके द्वारा? अशोक घोष के द्वारा। यह जो है ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो अशोक घोष ने लिखा। बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? अशोक घोष ने लिखा। बुद्ध चरित्र ग्रंथ में क्या लिखा अशोक घोष ने? तो बुद्ध की जीवनी को लिखा, ठीक है। और बुद्ध चरित्र ग्रंथ किन किन देशों में लोकप्रिय हुआ? तो भारत, चीन और तिब्बत में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तो यहाँ से तो कई गो प्रश्न आपका बन गया कि बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ कौन लिखा? तो अशोक घोष लिखा, एक प्रश्न बनता है। दूसरा बनता है कि बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ किन किन देशों में लोकप्रिय हुआ या प्रसिद्ध हुआ? तो भारत में हुआ, चीन में हुआ और तिब्बत में हुआ। दो प्रश्न तो यहाँ से बन गया आपका। अगला, यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईस्वी में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम्स जॉन कृति अनुवाद प्रकाशित हुआ। देखिए यहाँ से अब एक क्वेश्चन बन रहा है आपका कि शकुंतला का रचनाकार कौन? शकुंतला नामक पुस्तक कौन लिखा? कालिदास लिखा था, ठीक है। शकुंतला नामक जो है ना पुस्तक किसने लिखा? तो कालिदास। या यहाँ से एक और प्रश्न घुमा देगा आपको कि शकुंतला के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। कालिदास की पुस्तक शकुंतला जो है यह इसका अनुवाद कौन किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। तो दो प्रश्न तो यहाँ से बन गया ना कि शकुंतला नामक पुस्तक किसने लिखा था? कालिदास ने। और शकुंतला नामक पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन रहा है कि कालिदास के जो पुस्तक शकुंतला है वो किन किन देशों में क्या हुआ था? इसका अनुवाद हुआ था। तो ये हुआ था आपका किन किन भाषा में? यहाँ पर किन किन पूछ रहा है आपके कि विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसका अनुवाद हुआ है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि कालिदास के जो पुस्तक था शकुंतला, इसका अनुवाद किन किन देशों में हुआ था? तो इसका अनुवाद जो है जर्मन में हुआ था, फ्रेंच में हुआ था और डेनिश में हुआ था और इटालियन में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बना देगा कि शकुंतला नामक पुस्तक जिसका रचनाकार कालिदास था, इस पुस्तक का अनुवाद किन किन देशों में हुआ था? तो जर्मन में हुआ था, फ्रेंच में हुआ था, डेनिश में हुआ था और इटालियन में भी हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। इसका प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की थी। इन देशों पर इसका प्रभाव पड़ा था, इन पुस्तक का प्रभाव इन देशों में पड़ा और इन्होंने क्या है, शकुंतला नामक पुस्तक की बहुत ही क्या किया था? प्रशंसा किया था। तो ये था आपका गद्यांश। अब यहाँ से शुरुआत होता है आपका क्वेश्चन। जो गद्यांश आप पढ़े हैं उसी गद्यांश से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी जो गद्यांश पढ़े हैं ना, उसी गद्यांश से अब यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पाणिनि मूलतः डैश है। अभी तुरंत बताए हैं ना कि पाणिनि क्या है? व्याकरणाचार्य है, यानी व्याकरण की जनक कौन है? पाणिनि। तो पाणिनि मूलतः डैश है, तो व्याकरणाचार्य है। क्या है? व्याकरणाचार्य। अभी जस्ट बताएं कि संस्कृत व्याकरण की जनक कौन है? तो पाणिनि है। तो पाणिनि कौन है? तो पाणिनि आपका व्याकरणाचार्य है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरणाचार्य। समझ रहे हैं ना? यानी आपको गद्यांश से ही प्रश्न पूछा जा रहा है, अलग से प्रश्न नहीं बना है, आपका गद्यांश से ही प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। इसलिए बोला था मैं कि गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा। कालिदास के शकुंतला रचना का अनुवाद किस भाषा में नहीं हुआ? अब देखिए, अभी जस्ट बताए हैं आपको कि कालिदास के शकुंतला रचना का अनुवाद जो है ना आपका जर्मन भाषा में तो हुआ था, इटालियन में भी हुआ था, फ्रेंच में भी हुआ था, लेकिन आपका रूसी में नहीं हुआ था, ठीक है। जर्मन भाषा में हुआ, इटालियन भाषा में हुआ, फ्रेंच भाषा में हुआ था, लेकिन आपका रूसी भाषा में शकुंतला का जो है ना, कालिदास का जो शकुंतला जो है था पुस्तक, इसकी अनुवाद जो है रूसी भाषा में नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एक राइट आंसर हो जाएगा, रूसी। उसके बाद जर्मन, फ्रेंच, इटालियन में तो हुआ था इसका अनुवाद, लेकिन रूसी में नहीं हुआ था, रूसी भाषा में। तो ऑप्शन एक राइट आंसर होगा, रूसी। वही ना पूछ रहा है आपसे कि कालिदास के शकुंतला रचना का अनुवाद किस भाषा में नहीं हुआ है? तो रूसी भाषा में नहीं हुआ है, ठीक है। जर्मन में तो हुआ है, इटालियन में भी हुआ है, फ्रेंच में भी हुआ है, ये सभी भाषा में
इसका अनुवाद हुआ है शकुंतला नामक पुस्तक का, जिससे क्या है कि वहाँ के देश ने इस पुस्तक का क्या है बहुत ही प्रशंसा किया था, ठीक है। लेकिन आपका रूसी भाषा में नहीं हुआ था, ठीक है। तो यही पूछ रहा है आपका कौन सी भाषा में नहीं हुआ था, रूसी भाषा में नहीं हुआ था, तो ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा रूसी। चलते हैं अगला प्रश्न। नाटकों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अभी जस्ट पढ़ाए थे ना, हम आपको पूछे भी थे प्रश्न वहाँ पर बना करके। तो नाटकों का उल्लेख मिलता है आपका रामायण और महाभारत में। कहाँ मिलता है? रामायण और महाभारत में, ठीक है। नाटकों का उल्लेख कहाँ मिलता है आपका? रामायण और महाभारत में मिलता है। हम अभी पढ़ रहे थे हम लोग गद्यांश, तो उसमें देखने को मिला था कि रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो देखिए वहीं से प्रश्न बना दिया था ना, वहीं से प्रश्न बना दिया ना आपको कि नाटकों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो रामायण और महाभारत में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गद्यांश के आधार पर भारतीय रंगमंच का स्रोत होना चाहिए। देखिए गद्यांश के आधार पर भारतीय रंगमंच का स्रोत कैसा होना चाहिए बताइए? गद्यांश के आधार पर तो ऋग्वेद की रचनाएं, ठीक है। गद्यांश के आधार पर रंगमंच का स्रोत होना चाहिए आपका ऋग्वेद की रचनाएं, ठीक है। ऑप्शन एक राइट आंसर होगा ऋग्वेद की रचनाएं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है आपसे बुद्ध रचित किसकी कृति है? बुद्ध रचित किसकी कृति है? तो बुद्ध रचित किसने लिखा था? अभी जस्ट आपको बताए हैं ना कि बुद्ध जो है ना बुद्ध रचित है किसने लिखा? तो अशोक घोष ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था? अशोक घोष ने लिखा। किसकी कृति है? तो अशोक घोष की कृति है, जिसमें क्या है बुद्ध की जीवनी का उल्लेख किया गया है बुद्ध चरित ग्रंथ में, ठीक है। तो बुद्ध चरित ग्रंथ किसने लिखा? तो अशोक घोष ने लिखा। इसमें क्या है? तो इसमें भगवान बुद्ध की जीवन की क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा अशोक घोष, ठीक है। तो बुद्ध चरित किसकी कृति है? तो अशोक घोष की। अभी पढ़े हैं ना हम लोग गद्यांश में, उस पर दिया हुआ था कि बुद्ध चरित अशोक घोष ने लिखा था, ठीक है। जिसमें क्या है? इसमें बुद्ध की जीवनी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो अशोक घोष बुद्ध चरित की क्या है? रचनाकार है, ठीक है। तो बुद्ध चरित की रचनाकार कौन है? यह किसकी कृति है? तो अशोक घोष की है। क्वेश्चन किसी तरह से आपको पूछेगा कि बुद्ध चरित किसकी कृति है? तो अशोक घोष की। बुद्ध चरित किसने लिखा? तो अशोक घोष ने। बुद्ध चरित नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो अशोक घोष ने। किसी भी तरह से पूछेगा आपको याद रखना है, तो क्या हो जाएगा आंसर? अशोक घोष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि अशोक घोष के नाटक डैश पर लिखे गए हैं। अशोक घोष के नाटक डैश पर लिखे गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए अशोक का जो है ना नाटक जो है ताम्रपत्र पर लिखा गया है। किस पर लिखा गया है? तारपत्र पर लिखा गया है। किस पर लिखा गया है? तारपत्र पर लिखा गया। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा तारपत्र। अगला प्रश्न है, विकसित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। विकसित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो विकसित शब्द में आपका प्रत्यय जो है विकास प्लस इत होगा। मूल शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो मूल शब्द आपका विकास है, ठीक है। विकसित शब्द में मूल शब्द क्या है? विकास है। और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? इत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। विकसित शब्द में मूल शब्द क्या है? विकास। विकास से विकसित बना हुआ है, ठीक है। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है, ठीक है। विकसित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा विकास प्लस इत। मूल शब्द आपका होगा विकास, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? विकसित में तो इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा विकास प्लस इत। चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। कौन सा शब्द भिन्न है? भारत, जर्मन, नाटक, पाणिनि। इसमें भिन्न शब्द को चुनना है, ठीक है। तो नाटक ये सबसे आपका भिन्न है, ठीक है। शब्द क्या है आपका? भिन्न है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा नाटक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया हुआ है फिर आपका गद्यांश, ठीक है। 129 से 135 गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प को चुनिए। फिर आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, इसी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है। संस्कृत अद्भुत रूप से कैसा भाषा है? समृद्ध भाषा है। अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत है। संस्कृत क्या है?
तो संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है जिसमें अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत किया गया है। किसको? संस्कृत भाषा को। इसके बावजूद वह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में शक्ति से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। तो अब यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कि पाणिनि ने किसका निर्माण किया था? तो व्याकरण का, ठीक है, यानी संस्कृत व्याकरण का जनक है पाणिनि। कब किया था? तो 2600 वर्ष पहले। इसका प्रसार हुआ, ठीक है, पाणिनि ने किया था 2600 वर्ष पहले। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन काल में चाहे जितनी पुरानी उसकी बनावट अद्भुत है, यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातिनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है, पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता है। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है जो शायद अब मौजूद नहीं रहा। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत क्या है? आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की ही देन है, ठीक है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिनकी विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। संस्कृत की बहुत सारे शब्द जो है जिसकी अनुवाद विदेशी भाषाओं में नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। कौन? आपका संस्कृत, ठीक है। आज भी संस्कृत जो है ना हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। तो ये तो गद्यांश था। अब यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए प्रश्न देखिए क्या पूछता है। निम्नलिखित में से कौन एक कथन संस्कृत के समृद्ध रूप की सार्थकता को व्यक्त नहीं करता है? संस्कृत से मात्र हिंदी की उत्पत्ति हुई है? नहीं, संस्कृत से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो यही आपका कथन क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछता है ना आपसे कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन संस्कृत के समृद्ध रूप की सार्थकता को व्यक्त नहीं करता है, तो संस्कृत से मात्र हिंदी की उत्पत्ति हुई है? तो नहीं, संस्कृत से केवल हिंदी की उत्पत्ति नहीं हुई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की माँ है। सभी भाषाओं जो है ना इसी भाषा से निकला है। कौन सा भाषा से? संस्कृत भाषा से, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन जो है ना गलत है कि संस्कृत से मात्र हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ये गलत बात है। संस्कृत जो है ना, संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, इसलिए संस्कृत की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 2 रॉन्ग है। संस्कृत से मात्र हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ये आपका गलत कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है कि किस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं मानी जा सकती है? तमिल, तेलुगु, उड़िया और चौथा ऑप्शन है यूनानी। बताइए किस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं मानी जा सकती है? तो यूनानी, ये हमारे देश की भाषा नहीं है। उसके बाद तमिल, तेलुगु, उड़िया, ये हमारे देश की भाषा है। तो यदि हमारा ये देश की भाषा है तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई होगी, ठीक है, या हुई है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। यानी यूनानी जो है, यूनानी भाषा जो है इसकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुआ है। उसके बाद तमिल भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है, तेलुगु भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है, उड़िया भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है। यानी ये तीनों भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है, लेकिन यूनानी जो है ना हमारे देश की भाषा नहीं है, इसलिए इस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुआ है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि किस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुआ है, तो यूनानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यूनानी। और भाषाओं की जननी है, ठीक है, कौन? संस्कृत। सर विलियम्स जोन्स ने संस्कृत भाषा की डैश की प्रशंसा की है। अब यहाँ पूछ रहा है कि सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा की डैश की प्रशंसा की है।
तो संरचना की। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा की संरचना की प्रशंसा की है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, संरचना। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन भाषाओं का स्रोत उपलब्ध नहीं है? किन भाषाओं का स्रोत उपलब्ध नहीं है? संस्कृत, यूनानी, यूनानी लातीनी, संस्कृत लातीनी, लातीनी संस्कृत यूनानी। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि किस भाषाओं का स्रोत उपलब्ध नहीं है, किन भाषाओं का स्रोत उपलब्ध नहीं है। इनमें दिया हुआ ऑप्शन में किस भाषा का स्रोत नहीं है, किस भाषा का स्रोत उपलब्ध नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो संस्कृत, यूनानी। ठीक है, इसमें क्या है? भाषाओं का स्रोत तो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यूनानी भाषा जो है ना, ये संस्कृत में उपलब्ध है आपका? नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत यूनानी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने, किन शब्दों का अनुवाद विदेशी भाषा में नहीं किया जा सकता है? किन शब्दों का अनुवाद विदेशी भाषा में नहीं किया जा सकता है? तो संस्कृत काव्य एवं दर्शन, संस्कृत काव्य एवं दर्शन जो भाषा है इसकी अनुवाद विदेशी भाषा में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत काव्य एवं दर्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने, उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा धवल। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, धवल। अगला प्रश्न आपके सामने, डैश दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? डैश दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। वाक्य में रेखांकित शब्द, ठीक है, रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द आपका अधिक है। ठीक है, तो यह शब्द में इस शब्द के स्थान पर किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? तो तुलना शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तुलना। और रेखांकित शब्द क्या है आपका? अधिक है। तो तुलना जो है ना, तुलना दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो तुलना शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, तुलना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर। तो लिखावट में सुधार। ठीक है, लिखावट में सुधार, यह जो है आपका शब्दकोश कार्य में सहायता नहीं मिलेगी। ठीक है, शब्दकोश कार्य में सहायता नहीं मिलेगी आपका क्या? लिखावट में सुधार। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, लिखावट में सुधार। क्वेश्चन यही ना पूछ रहा था आपसे कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? तो शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी आपकी लिखावट में सुधार। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, लिखावट में सुधार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में श्रवण जो होती है वो अवबोधन विषय का आधार होता है, श्रवण। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, श्रवण। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में श्रवण अवबोधन विषय का आधार होती है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, श्रवण। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है कि जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि विद्यार्थी किस चीज़ में संलग्न है आपसे पूछा जा रहा है। तो सरसरी दृष्टि से पठन। ठीक है, जब विद्यार्थी आनंद
के लिए पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि विद्यार्थी जो है सरसरी दृष्टि से पठन में संलग्न है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का राइट आंसर जगह सरसरी दृष्टि से पठन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। ऑप्शन आपका दिया हो एकल भाषी बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में, पठन वैफल्य ग्रसित बच्चों में, गणन वैफल्य ग्रसित बच्चों में। तो भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा किस बच्चों में देखा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका पठन वैफल्य ग्रसित बच्चों में, जिसको पढ़ने में क्या है कठिनाई होती है, इसमें क्या है कि यह आपका जो है जिस बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होता है, इसका मतलब है कि बच्चे जो है आपका पठन संबंधित विकार से ग्रसित है। तो पठन वैफल्य ग्रसित बच्चों में जो होता है भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा में क्या है, वो बच्चा कौन होता है आपका पठन वैफल्य ग्रसित बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर का पठन वैफल्य ग्रसित बच्चे। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको भाषा संकेत और भाषा परिवर्तन करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ क्या लिखा हुआ है भाषा पढ़ने में और भाषा संकेत करने में उसको दिक्कत होता है, तो भाषा पठन संबंधी जो विकार होता है यह कौन सा विकार है बच्चों में, तो पठन वैफल्य होता है। ठीक है, जिससे बच्चों के पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है। यानी बच्चे को शब्द को पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है, भाषा संकेत करने में दिक्कत होता है, भाषा को परिवर्तन करने में दिक्कत होता है। तो ऐसे भाषा संकेत मिश्रण बहुधा कौन सा बच्चे में देखे जाते हैं, तो पठन वैफल्य ग्रसित बच्चों में देखे जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका यही राइट आंसर जगह पठन वैफल्य ग्रसित बच्चों में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने। भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई डैश है। भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई डैश है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई स्वनिम होती है। क्या होती है आपका, स्वनिम होती है। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा स्वनिम। याद रखिएगा भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई डैश है, तो आपका स्वनिम है। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा स्वनिम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न की बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण है जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षणों में देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण है। ये सही प्रश्न है। किसका उदाहरण है जिन्हें हम डैश बहुधा परीक्षणों में देखते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको क्या है मिलान करने वाला देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या है क्लोज मिलेगा, क्लोज परीक्षण प्राधारित मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी जो आपका प्रश्न है जो होता है बहुधा प्रश्न आपको किस में देखने को मिलता है, आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न में देखने को मिलेगा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद क्लोज परीक्षण में देखने को मिलेगा निम्नलिखित का मिलान करो। ये सभी प्रश्न जो है ना, यह सही प्रश्न आपको किसी में देखने को मिलता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का राइट आंसर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो, ये सभी प्रश्न जो है ना यह आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है जिसे हम डैश परीक्षणों में देखते हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी। यदि आप शब्द के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको आवश्यकता होगी संकलन की। किसकी आवश्यकता होगी, संकलन की। ऑप्शन टू राइट आंसर होगा संकलन।
प्रश्न आपके सामने है, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनके डैश सुधारने में मदद करते हैं, तो पठन को सुधारने में मदद करते हैं। ठीक है, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनको डैश सुधारने में मदद करता है, तो पठन सुधारने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा पठन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। ठीक है, विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले सुनता है फिर उसको सुनने के बाद क्या करता है, दोहराता है। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के डैश को पुष्ट कर रही है। सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है। कौन, सुश्री सुधीना। ठीक है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनता है, शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है और कविता पढ़ाना पसंद करती है। तो जब कविता पढ़ाती है या शिशु गीत पढ़ाती है सुश्री सुधीना, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले उनकी कविता या शिशु गीत को सुनते हैं और सुनने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको दोहराते हैं। और जिस तरह से सुश्री सुधीना बोलती है, तो उसकी बोलने की भाषा को पहले क्या है, बच्चे सुनते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस भाषा को बच्चे क्या करते हैं, दोहराते हैं। सुनी हुई भाषा को क्या करते हैं, बच्चे दोहराते हैं। तो सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के डैश को पुष्टि कर रही है। तो ऑप्शन दिया श्रवण एवं वाचन, वाचन एवं पठन, श्रवण एवं पठन, पठन एवं लेखन। तो श्रवण एवं वाचन, पहले बच्चा सुनते हैं फिर उसके बाद को क्या करते हैं, बोलते हैं, यानी बात को दोहराते हैं। यानी हम जो बोल रहे हैं उस बात को पहले आप सुन रहे हैं और मेरी बोला हुआ बात को आप दोहरा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, कि हमारी बात को सुन रहे हैं यानी श्रवण कर रहे हैं, और मेरी बात को आप दोहरा रहे हैं, इसका मतलब आप वाचन कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं। तो जिस भाषा को सुन करके फिर उसी भाषा को दोहरा कर बोला जाता है उसको कहते हैं वाचन। यानी सुनना एवं श्रवण एवं वाचन का पुष्ट कर रही है कौन, आपका सुश्री सुधीना अपने बच्चों में। ठीक है, तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा श्रवण एवं वाचन। जिस भाषा को पहले सुनकर और फिर उसको दोहराया जाता है, इसका मतलब क्या है कि बच्चा क्या है, पहले श्रवण कर रहा है उसके बाद वाचन कर रहा है। ठीक है, यानी सुनकर जिस बात को सुनकर फिर उसी बात को बोला जाए उसको क्या कहते हैं, श्रवण वाचन कहते हैं। ठीक है, श्रवण एवं वाचन ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि सुश्री सुधीना पहले क्या करती है, कविता पढ़ाती है या शिशु गीत पढ़ाती है, तो बच्चे क्या करता है, पहले उसकी सुश्री सुधीना की गीत को क्या है, शिशु गीत को पहले सुनता है, उसके बाद फिर उसको क्या करता है, सुनने के बाद उसी गीत को क्या करता है, बच्चे अपने मन में बच्चे क्या करता है, दोहराता है। तो सुनता है तो इसका मतलब श्रवण हो गया, और सुनी हुई बात को दोहरा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वाचन कर रहा है यानी बोल रहा है उस भाषा को। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा श्रवण एवं वाचन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, ठीक है, अपनी भावना, संवेग और विचारों को व्यक्त करने के लिए करती है, जब कोई विद्यार्थी अपनी भाषा का प्रयोग अपनी भावना, संवेग और विचार को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए करती है, तो वह भाषा के डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाषा का आपका जो है ना, व्यंजक या अर्थपूर्ण। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा आपका, व्यंजक या अर्थपूर्ण हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि श्री जगवीर अपनी कक्षा 2 में श्रुति लेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। श्री जगवीर अपनी कक्षा 2 में श्रुत लेख, ठीक है, श्रुत लेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं।
बताइए राइट आंसर। तो श्रवण एवं लेखन, श्रुति लेख क्या होता है? सुनकर लिख जो सुनकर लिखा जाता है, जिस भाषा को सुनकर लिखा जाता है उसको कहते हैं श्रुति लेख। सुनकर लिखना, श्रुति लेख का मतलब क्या है? सुनकर लिखना, ठीक है। सुनकर लिखना यानी श्रुत लेख होता है। तो श्रवण एवं लेखन, ठीक है, जिसको जिस चीज़ को सुनकर लिखा जाता है उसको कहते हैं श्रवण एवं लेखन। यानी श्रुत लेख, सुनकर लिखे जाने वाला वाक्य, ठीक है, सुनकर लिखे जाने वाला वाक्य को क्या कहते हैं? श्रवण एवं लेखन कहते हैं, ठीक है। यानी श्रुत माने सुनना और लेख माने लिखना। तो श्रुत लेख का प्रयोग कर रहे हैं श्री जगवीर अपनी कक्षा 2 में। तो इसमें क्या है? इसका प्रयोग करके श्रुत लेख का प्रयोग करके जगवीर अपने विद्यार्थी की डैश क्षमता में सुधार कर रहा है। तो श्रवण एवं लेखन क्षमता में क्या कर रहा है? वह सुधार कर रहा है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर का श्रवण एवं लेखन। अगला प्रश्न है आपके सामने, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है डैश। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है डैश। बताइए राइट आंसर। तो देखिए, पठन को प्रभावित करने वाले अधिगम विकलांगता आपका पठन वैफल्य, ठीक है। इसमें क्या है? बच्चों की पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पठन वैफल्य कहते हैं, यानी पठन संबंधी विकार। इसमें क्या है? बच्चे सही क्या है? शब्द को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, शब्द को उल्टा पुल्टा करके पढ़ते हैं, शब्द को क्या है? उलट पुलट करके उल्टा पुल्टा करके पढ़ते हैं, जिसमें बच्चे की पढ़ने में कठिनाई होती है, उसको कहते हैं पठन वैफल्य। तो पठन को प्रभावित करने वाले अधिगम, ठीक है, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है आपका पठन वैफल्य है, ठीक है। तो पठन वैफल्य आपका जो है ना पठन विकार से संबंधित होता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर का पठन वैफल्य, जिसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुश्री प्रवीण की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराए। सुश्री प्रवीण डैश अनुसरण कर रही है। सुश्री प्रवीण की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराए। सुश्री प्रवीण डैश अनुसरण कर रही है। तो अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का क्या कर रही है? अनुसरण कर रही है। यानी जो हम बोल रहे हैं उसी बात को आपको क्या है? दोहराना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कक्षा में क्या करते हैं? पुनरावृत्ति का ड्रिल कर रहे हैं। यानी जो भाषा हम बोल रहे हैं फिर आप वही भाषा को आप बोल रहे हैं, यानी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कक्षा में क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति का ड्रिल हो रहा है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर का अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति का ड्रिल का अनुसरण कर रही है। कौन? सुश्री प्रवीण। यानी वो जो बोल रहे हैं बच्चा फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं, ठीक है, पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कक्षा में बच्चों का क्या है? आपका पुनरावृत्ति का ड्रिल हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर का अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, सस्वर पठन गतिविधियाँ डैश है। सस्वर पठन गतिविधियाँ डैश है। बताइए राइट आंसर। तो सस्वर पठन गतिविधियाँ जो है आपका केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक होती है, ठीक है। सस्वर पठन गतिविधियाँ जो होती है यह केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर जाएगा, केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक है। क्या कौन सा आपका पठन की कौन सा विधियाँ? तो सस्वर पठन की गतिविधियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक होती है आपका सस्वर पठन गतिविधि। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। और यह लास्ट प्रश्न है आपका हिंदी का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से किस स्थिति में
उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? बताइए राइट आंसर। तो विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। विद्यार्थी जब पढ़ाई गई अवधारणा को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस समय जो है ना आपको क्या करना चाहिए, आपको उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए, ठीक है। यानी जब विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको क्या है, अलग से क्या है, उपचारात्मक शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं तो उस स्थिति में बच्चे को कैसा शिक्षण देना चाहिए, तो उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका सीटेट पेपर 1 में जो कि 28 दिसंबर 2021 को प्रश्न पूछा गया था हिंदी से, और सभी हिंदी का प्रश्न समाप्त हुआ। कुछ नहीं, आप सिर्फ 2011 से 2024 तक सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है 2011 से 24 तक में, सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप आराम से सीटेट के एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। हम आपके लिए लगातार क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।